अच्छा जी, बेसिकली दिस चैप्टर जो है, दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द इलास्टिसिटी. ठीक है. And in this chapter we are going to study two types of elasticities. One is elasticity of demand and second is the elasticity of supply. One is elasticity of demand and second is the elasticity of supply. अच्छा, सबसे पहले देखें, हम इस देखना यह है कि what is the definition of an elasticity and what is the significance of elasticity. ठीक है. And what are the issues which are associated with the elasticity which we are going to understand during this session. Look for the answers to these questions. Number one question is, what is elasticity? What kind of issues can elasticity help us understand? Number one. Number second, what is price elasticity of demand? And how is it related to the demand curve? And how is it related to the revenue and expenditure? Number third है what is price elasticity of supply? And how is it related to the supply curve? And the last है हमारे पास, what are the income and the cross price elasticity of demand? So these are basically the questions which we are going to address by studying this chapter, which is chapter number 5. ठीक है. अब इसमें जो स्टार्ट कर रहा है वो स्टार्ट कर रहा है विद द सिनेरियो. ठीक है. अब वो सिनेरियो क्या है? जैसे वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एनी वन ऑफ यू इज रनिंग अ बिजनेस. ठीक है. और वो जो लोकल बिजनेस क्या है कि आप एक वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, और जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो यूजुअली यू चार्ज $200 पर वेबसाइट, और आप हर महीने जो है यानी 12 वेबसाइट्स जो हैं उसको आप सेल कर देते हैं. अब वो कहता है कि आप देखते हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, जिसमें आपका मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन डिजाइनिंग द वेबसाइट्स. तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि प्राइसेस को भी मुझे बढ़ा देना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग $200 आप क्या चार्ज करते हैं, आप 250 जो है वो चार्ज कर देते हैं. अब देखें लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है. लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पहले पढ़ा था वो हमें ये बताता है कि अगर हम प्राइसेस को बढ़ाएंगे तो वी वुड नॉट बी एबल टू सेल मोर वेबसाइट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस. तो रिजल्ट क्या आएगा? तो डेफिनेटली अगर हम ज्यादा नहीं सेल करेंगे तो हमारे पास जो कलेक्शन होगी, जो रेवेन्यू होगा, वो हम इतना ज्यादा नहीं कलेक्ट कर सकेंगे. ठीक है. तो अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा है नहीं बढ़ा, क्या इफेक्ट आया? ये जो इफेक्ट है ये हमें इलास्टिसिटी बताती है. अब बेसिक इलास्टिसिटी क्या है? बेसिक इसके अंदर आइडिया ये है, इलास्टिसिटी जो है बेसिकली इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज, responsiveness of change in one variable due to change in other variable. यानी जब एक वेरिएबल में चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज होता है, इसको हम नाम किसका देते हैं? इलास्टिसिटी का. ठीक हो गया. अब वन टाइप ऑफ जो इलास्टिसिटी है जिसको हम कहते हैं कि हाउ मच डिमांड फॉर योर वेबसाइट विल फॉल इफ यू रेज योर प्राइस. तो ये हमारा प्राइस से रिलेटेड आ गया, तो उसको हम नाम देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का. अब बेसिक उसने डेफिनेशन जो उसकी बताई है वो कहता है कि इलास्टिसिटी क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल मेजर. इलास्टिसिटी क्या है? इट इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ईदर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड टू वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स. यानी जो हमने डिटर्मिनेंट्स पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे उनमें चेंज की वजह से इसमें क्या जो चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं किसका? इलास्टिसिटी. अब देखें, दिस इज द फार्मूला व्हिच आई थिंक आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. इट इज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हिच इज डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. सो दिस इज बेसिकली द फार्मूला फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड व्हाट इट measures how much quantity demanded responds to a change in price. यानी प्राइस में चेंज के आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या रिस्पॉन्ड करती है, तो इसको हम नाम देते हैं किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का.
अब वो कहता है लूजली स्पीकिंग और रफली स्पीकिंग इट मेजर्स द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द बायर्स डिमांड। क्या मेजर करती है? सेंसिटिविटी किसकी? बायर जो डिमांड कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी को ये मेजर करती है। अब उसने इसको इस एग्जांपल के जरिए उसने समझाया है विद दिस एग्जांपल। अब ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। देखेंगे प्राइस जो है वो इंक्रीज आ गई है 10%, लेकिन प्राइस के 10% बढ़ने से, अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये जो हमने प्राइस जो है इट हैज रिजन बाय 10% और क्वांटिटी डिमांड जो है कि इलास्टिसिटी की वो हमारे पास 1, इसमें हमने नेगेटिव साइन था उसको इग्नोर कर देते हैं और हमने एब्सोल्यूट जो है प्राइस। अब इसमें देखें कि एज प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2 क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम Q1 टू Q2। अब ये इसी में वो बता रहा है कि वी विल ड्रॉप द माइनस साइन एंड रिपोर्ट ऑल प्राइस इलास्टिसिटीज एज पॉजिटिव नंबर। यानी परसेंटेज कैलकुलेट करने का वो क्या है, जैसे डिमांड फॉर वेबसाइट्स के हवाले से वो कहता है कि वी हैव टू टेक द एंड वैल्यू, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंड वैल्यू विद द स्टार्ट वैल्यू एंड डिवाइड विद द स्टार्ट वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 के साथ और एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज। जैसे वो कहता है गोइंग फ्रॉम ए टू बी द परसेंटेज चेंज इज इक्वल, क्या है? ए से जब हम बी पे जाते हैं 200 से 250 पर जब जा रहे हैं तो एंड वैल्यू है 250 माइनस क्या है 200 और डिवाइड किससे कर देंगे? स्टार्ट वैल्यू से 200, तो जो हमारे पास परसेंटेज आ गई वो 25 आ गई। क्या आ गई हमारे पास परसेंटेज? 25 हमारे पास परसेंटेज आ गई। अब उसमें देखें, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास प्राइस 25% बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल हो जाती है 33%, और जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है वो है 1.33। और सिमिलरली जब हम पॉइंट बी से ए की तरफ आते हैं, बी से ए की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो प्राइस डिक्रीज हो जाती है 20% और क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है 50%। तो जो इलास्टिसिटी है वो हमारे पास आ जाती है 2.50। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से वी आर गेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ द जो सेम हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस बेसिस पर वी आर गेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। सो दिस इज नॉट करेक्ट। अब उसको अपना रिमूव करने के लिए इस डिस्क्रिपेंसी को क्या मतलब कहाँ मतलब क्या हुआ, हमने इसके लिए एक मेथड मतलब इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया एंड दिस मेथड इज बेसिकली अ मिड पॉइंट मेथड। क्या इसका नाम है? मिड पॉइंट जो है उस मेथड को, इसको कहते हैं मिड पॉइंट मेथड। अच्छा, अब ये जो मिड पॉइंट मेथड है इसमें आप देखें एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द मिड पॉइंट इनटू 100। अब मिड पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट जैसे हमने बताया था कि हाफ वे है बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड, आल्सो द एवरेज ऑफ द टू। और उसी तरीके से इट डज नॉट मैटर विच वैल्यू यू यूज एज द स्टार्ट और विच वैल्यू एज द एंड। ठीक हो गया? और यू गेट द सेम आंसर इधर वे, यानी आप सेम आंसर उसके अंदर आप ले लेते हैं। अब ये देखिए जरा, अब कैलकुलेटिंग द परसेंटेज चेंजेस। अब यूजिंग द मिड पॉइंट मेथड क्या है? द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल क्या आ गई? 250 माइनस 200 डिवाइड किससे कर दिया? 225 से। 225 क्या है? बेसिकली आप 250 और 200 को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 225 उन्होंने मिड वैल्यू जो है दरमियान में ले ली, यानी दोनों में फर्क 50 का, 50 को डिवाइड कर दिया तो 25 का उन्होंने फर्क ले लिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22.2% आ गया। और इसी तरीके से क्वांटिटी डिमांड की जो चेंज थी 12 माइनस 8, इसके दरमियान में क्या है? 10 है, तो 10 मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसको जब हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40%। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हिच इज 40 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस व्हिच इज 22.2। सो व्हाट इलास्टिसिटी हमारे पास आ गई? क्या आ गई हमारे पास? इलास्टिसिटी ये आ गई। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, इस बेसिस पर जरा मिड पॉइंट से जरा इलास्टिसिटी निकाल लें। इस पे इस इंफॉर्मेशन की बेस पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। P
is equal to 5,000 and QD is equal to 3,000. निकालें जी जरा इस बेसिस पर, जल्दी करें। अब इसमें एक अगला हमारे पास सवाल आ गया है कि जी के क्या चीज जो है वो डिटरमिन करती है प्राइस इलास्टिसिटी को। इसको इसमें एक दो चीजें, इसको हम स्किप करते हैं, हम थोड़ा सा एग्जांपल्स आप ये खुद देख लीजिएगा इस एग्जांपल्स को। इसमें समरी उन्होंने बताया और समरी के बाद असल जो चीज आ गई, वैरायटी क्या है डिमांड कर्व में, क्या है वैरायटी क्या है। अब ये वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स के अंदर जो है इकोनॉमिस्ट क्लासिफाइड डिमांड कर्व्स अकॉर्डिंग टू देयर इलास्टिसिटी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। और इसमें रूल ऑफ थंब क्या है, the flatter the curve, the bigger the elasticity. The steeper the curve, the smaller the elasticity. अब ये जो अगली स्लाइड्स हैं ये हमें बताएंगी पांच डिफरेंट सिनेरियोस। क्या हमें बताएंगी, हमें 5 डिफरेंट जो है वो सिनेरियोस के बारे में हमें बता रही हैं कि उसमें हम क्या क्या कितनी टाइप की इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर नंबर 1 है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसके अंदर हम जो आपकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, उसमें कोई चेंज नहीं आता और प्राइस में जबकि चेंज आता है। हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है इसमें 10%, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया। सो प्राइस इलास्टिसिटी जो है आपकी 0 है। और इस केस के अंदर आपकी ये जो डिमांड कर्व है क्या है, ये वर्टिकल है। और इसमें जो कंज्यूमर्स की प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, 0 है, इलास्टिसिटी 0 है। परसेंटेज चेंज जो प्राइस में है वो 10% है और जो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में है वो 0 है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ना हो तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इक्वल किसके हो जाएगी, 0 के, और इलास्टिसिटी हमारे पास आ जाएगी 0। दूसरा देखें जी, हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक से हम आ गए इलास्टिक में। इसमें आ गए परफेक्टली इनइलास्टिक से इनइलास्टिक में। अब परफेक्टली जो इनइलास्टिक है इसमें देखें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, और जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1। वैल्यू क्या है, लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 होगी तो एज ए रूल ऑफ थंब जो है वो स्टीप है, यानी इस डिमांड कर्व की जो शेप हम देखते हैं वो स्टीप है। स्टीप का मतलब ये है कि प्राइस में डिक्रीज की परसेंटेज ज्यादा है, जबकि उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांडेड का जो इंक्रीज है उसकी जो बढ़ने की परसेंटेज है वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो उतनी ज्यादा नहीं है। यानी उस प्रपोर्शन से, जिस प्रपोर्शन से प्राइस डिक्रीज हुई है, जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं आया। So we have the value of elasticity which is less than 1. So this is a case of inelastic demand. अब अगला हमारे पास आ गया यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्या आ गया, यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब इसके अंदर देखें, यूनिट इलास्टिक के अंदर जो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है। वो क्या है, 1 है। इसमें जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और जो डिवाइड करते हैं जब हम, तो दोनों की जो परसेंटेज चेंज है वो सेम आती है। यानी अगर जिस प्रोपोर्शन से प्राइस में फॉल आया है उसी प्रोपोर्शन से आपकी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आया है, कीपिंग दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये आया कि आपका जो स्लोप है उसकी, वो इंटरमीडिएट उसकी स्लोप हो जाए, इलास्टिसिटी है वो पूरी की पूरी आपकी 1 के इक्वल आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे जी इलास्टिक डिमांड। सो इलास्टिक डिमांड के अंदर सो वी हैव द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जो फर्स्ट केस था उसमें हमने देखा था कि जो वैल्यू थी वो 0 थी, उसके बाद वो हुई लेस देन 1, फिर हुई 1 और अब आ गई ग्रेटर देन 1। क्या आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई। अच्छा, अब ये जो ग्रेटर देन हमारे पास 1 आ गई, इसमें हम देखते हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन दी
प्राइस, यानी प्राइस अगर 10% फॉल की है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मोर देन 10% चेंज आया है, इंक्रीज आया है। शेप है डिमांड कर्व की वो फ्लैट हो गई और इसमें रिलेटिवली फ्लैट है, और जो सेंसिटिविटी है वो रिलेटिवली हाई है, और इलास्टिसिटी जो है वो आपकी ग्रेटर देन 1 आ गई। यानी ये सारी एग्जांपल्स में उसने जो अब पीछे एग्जांपल्स हैं उसमें इन्हीं चीजों को डिस्कस किया है। अब हमारे पास एक और एक्सट्रीम केस आ गया, और ये जो एक और एक्सट्रीम केस है इसमें इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू जो है क्या है, इन्फिनिटी। इसमें जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है यानी वो कॉन्टिन्यूअस उसमें चेंज आ रहा है, और जबकि प्राइस के अंदर जो चेंज है वो जीरो है। यानी इसका मतलब है कि चेंज कोई भी चेंज आ सकता है, 1%, 10%, 15%, कुछ भी आ सकता है। इसमें एक्सट्रीम प्राइस सेंसिटिविटी होती है, और जो डिमांड कर्व की जो शेप है वो हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा जी, हम यहाँ पर थे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व के ऊपर, और इसके अंदर जो हमारे पास एक्सट्रीम जो केस आया है इसके अंदर जो हमारी डिमांड कर्व है इट इज हॉरिजॉन्टल। क्या हो गया हमारे पास? हॉरिजॉन्टल हमारे पास डिमांड कर्व आ गई। अच्छा जी, अब देखें, अब जो हमारे पास अगली स्लाइड है इसके अंदर जो है लीनियर डिमांड कर्व है, और ये जो लीनियर डिमांड कर्व है ये तीनों टाइप्स की इलास्टिसिटी को बताती है कि वेयर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, वेयर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 एंड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। यानी ये जो तीन जो है वो एक्सट्रीम्स जो है उनको बता रही है, और इसमें वो कह रहा है जो स्लोप ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व इज कांस्टेंट बट इट्स इलास्टिसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब इसमें जो एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जो हमने डिस्कस करना है, और वो है अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी एंड द टोटल रेवेन्यू। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। आप इधर देखें कि तो रेवेन्यू, सबसे पहले हमने देखना है कि रेवेन्यू क्या होता है। जैसे हमने याद है कि हमने पहले कहा था कि वेबसाइट के हवाले से अगर प्राइस हम बढ़ाते हैं $200 से 250 करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? हमारा जो रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? देखें, जब हम किसी चीज की प्राइस बढ़ाते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के इंक्रीज के दो इफेक्ट आएंगे रेवेन्यू पर, कि जब प्राइस बढ़ेगी तो इसका मतलब हमें ज्यादा रेवेन्यू आएगा जब हम 1 यूनिट सेल करेंगे, और सेकंड क्या होगा, जब हम कम यूनिट अगर बेचेंगे लॉ ऑफ डिमांड की वजह से तो उस पर भी रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा। तो कौन सा इफेक्ट इसमें ज्यादा हमें बड़ा है ये हमें पता लगेगा किससे? विद द हेल्प ऑफ द इलास्टिसिटी से। अच्छा, अब ये देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये है जी परसेंटेज चेंज, हमें पता है, इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो रेवेन्यू हमारे पास है क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज रेवेन्यू। अब देखें कि अगर डिमांड हमारे पास इलास्टिक है देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या वो कहता है? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज चेंज जो है इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो न्यूमरेटर के साथ हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमें पता लगेगा ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली वो कहता है द फॉल इन द रेवेन्यू फ्रॉम लोअर क्यू इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू। इसको उसने आगे एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन किया है, यहां पर देखें। अब वो कहता है, देखें कि प्राइस अगर 200 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? ये बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं 12 थी। तो रेवेन्यू कितना है जी? रेवेन्यू जो है वो आ गया 2400। अब देखें प्राइस बड़ी है, 200 से 250 पर आई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गई है, 12 से 8 पर आ गई। और प्राइस इनटू क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू के लिए तो हमारे पास रेवेन्यू आ गया 2000। तो इनफैक्ट क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हुई और उसके साथ साथ हमारा जो रेवेन्यू जो है वो भी कम हो गया। और लेकिन जो डिमांड कर्व की जो शेप है वो इलास्टिक है। क्या है? इलास्टिक है। अब जो दूसरा सिनेरियो देखें, अब दूसरे सिनेरियो के अंदर उसने बताया है कि जब आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब इसके अंदर देखें, इसमें वो प्राइस, पहले वाला सिनेरियो वही था
प्राइस $200 है और जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो 12 है, रेवेन्यू 2400 है। अब देखें प्राइस बढ़ी है 250, तो लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो 12 से 10 पर आ गई है, यानी इतना ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं आया। तो रेवेन्यू हमारे पास क्या आ गया, रेवेन्यू हमारे पास आ गया 2500 आ गया। इसमें डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, क्या है, इनइलास्टिक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पर इतना इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो उसका इफेक्ट ये आया कि रेवेन्यू जो है वो हमारे पास उसमें इंक्रीज आ गया। क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। अब यहां पर उसने दो हमें एग्जांपल के जरिए उसने बता रहा है, यानी उसने हमें जो है वो बताया है, यानी इलास्टिसिटीज के हवाले से कि क्या है कि जो फार्मेसीज हैं अगर इंसुलिन की प्राइस बढ़ाएगी तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, और अगर आपस में कोई अपना फेयर वॉर चल रही है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। इन्हीं प्रॉब्लम्स को उसने आगे इसके आंसर्स भी उसने दे दिए हैं इन स्लाइड्स के अंदर। इसको आप, ये जो एक्टिविटी लर्निंग है इसको आप जरा देख लीजिएगा, कि आप अपने तौर पर आप देख लीजिएगा कि क्या है। अब इसी तरीके से उसने अगली एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन की बात की है, इसको भी देख लें, और उसके बाद उसने पॉलिसी के हवाले से बात की है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसको हम कल देखें।